Dear students, welcome back to the chemical kinetics. Our dear students, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर लास्ट वीडियो लेक्चर करेंगे और आज का हमारा डिस्कशन होगा एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जस्ट इसको समझना है। ठीक है जी। देखो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें यहाँ पर क्या लगे होते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में? कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। इसको आप क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी। अब केमिकल रिएक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शन, इसको आप केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें पुराने बॉन्ड यानी रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हो और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होते हो, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। अब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे? दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको आप क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन। ठीक है। सो आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, और द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। यानी व्हाट डज मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जो कि एक केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? शुरू करता है। तो उसको आप क्या बोलते हैं? उससे आप बोलेंगे द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी। अब आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एक्टिवेशन एनर्जी का क्या है? देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इस हाथ पे पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर मेरे पास क्या होगा? यहां पर होगा पोटेंशियल एनर्जी, और इधर मैं लिखूंगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब रिएक्टेंट्स को मैं एनर्जी दूंगा तो उसका बॉन्ड टूटेगा और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। अब रिएक्टेंट्स की जो अपनी एनर्जी थी, लेट से यहाँ पर लेट से 10 जूल है। कितना जूल है जी? 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। अब इसकी जो अपनी एनर्जी थी रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी से लेकर यहाँ टॉप तक जो एनर्जी चाहिए उसको आप E बोलते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी आप इसको बोलेंगे। इसको आप क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड EA और एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या? एक्टिवेशन एनर्जी, आप इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? EA से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को और भी डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है। अब आपके पास क्या है? अब यहां पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा। यहां पर नेचर ऑफ बॉन्ड जो है, ये एक पॉइंट लिखा गया है। ये नेचर ऑफ बॉन्ड एक्चुअली मैंने क्यों लिखा है? ये नेचर ऑफ बॉन्ड मैंने एक्चुअली इसलिए लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी नेचर ऑफ बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है। कहीं पर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, कहीं पर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगी। ये पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि डिफरेंट रिएक्शन हैविंग डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इनकी एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होगी। ये पॉइंट आपने अपने साथ नोट करना है कि डिफरेंट रिएक्शंस जो होते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट रिएक्शन के अंदर, डिफरेंट रिएक्टेंट के अंदर डिफरेंट केमिकल बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी। और डिफरेंट केमिकल बॉन्ड की डिफरेंट तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है डिफरेंट रिएक्शन की। पॉइंट नोट करो। ठीक है जी, अभी आपको समझ आया होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है जी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मतलब ये है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मैं ये भी बोल सकता हूं कि उसके अंदर बॉन्ड क्या मौजूद है,
क्या वो बॉन्ड कोवेलेंट है, क्या वो बॉन्ड पोलर कोवेलेंट है, क्या वो नॉन पोलर कोवेलेंट है, क्या वो आयनिक है, यानी मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इट डिक्रीज विद द यूज ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट जो होता है इट कैन स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। ये तो आपको आता है कि स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। इट कैन स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है। कैसे कैसे? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। होपफुली आप नोट्स बना रहे होंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का आपने डिफिनीशन लिख लिया, एक्टिवेशन एनर्जी का आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा, और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड आपने 3 पॉइंट्स लिखे कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज भी होती है। किससे डिक्रीज होती है? कैटलिस्ट के जरिए से। और ये एक बैरियर होता है, ये एक एनर्जी बैरियर होता है जो कि रिएक्टेंट को पास करके किस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए होता है, प्रोडक्ट में। ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है। इस बैरियर, इस एनर्जी बैरियर को पास करके आपके पास जो एनर्जी होती है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एंड देन कैन बी कम डाउन, और ये कम हो सकती है किसके ज़रिए से? कैटलिस्ट के ज़रिए से, बाई चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, चलो ये पॉइंट आपने अपने साथ नोट किया। अब इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अपने साथ नोट कीजिएगा। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, ओके, जब ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे तो एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर बिटवीन देम, ठीक हो गया। इसके दरमियान काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है इफ द काइनेटिक एनर्जी इज एनफ and equal to the potential energy or vibration energy of bond, then molecule simply attain activation energy. bond, बात को और से सुनना। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, आपस में रिएक्शन करेंगे। आपस में रिएक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि ये आपस में कोलिजन करेंगे। इंशाल्लाह कोलिजन थ्योरी भी पढ़ते हैं। ये आपस में क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं, टेंशन मत लो, बस मेरे साथ नोट्स बनाओ। ये आपस में कोलिजन करेंगे। जब कोलिजन करेंगे तो कोलिजन के नतीजे में ये एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगी। क्या ट्रांसफर करेगी? काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो ए है और ए है जिसके दरमियान ये बॉन्ड है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, या उसको आप वाइब्रेशन एनर्जी आप बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी मतलब ये जो बॉन्ड एनर्जी, ये क्या एनर्जी है? बॉन्ड एनर्जी है। तो जब ये आपस में टकराएंगे, बात को और से सुनना, जब ये ए और बी आपस में टकराएंगे तो ये एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। बात को और से सुनना। तो जब अगर ये आपस में ऐसे टक्कर जाए कि ये बी ने जो ए को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किया, वो काइनेटिक एनर्जी इतना था कि उसने यहां पर इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यानी ए और ए के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक किया, तो यहां सिंपली ये ए जो है फिर बी के साथ रिएक्शन करके आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपका क्या मिल जाएगा? आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इसका मतलब ये है कि यहां आपको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी होगी, क्योंकि यहां जो बॉन्ड टूटता है किसके दरमियान? रिएक्टेंट के दरमियान, वो एनर्जी कोलिजन के नतीजे में एक दूसरे में ट्रांसफर होती है और उसके नतीजे में बॉन्ड टूट के फिर प्रोडक्ट बनता है, और यही एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। यही एनर्जी कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी इज लार्ज एनफ एंड इक्वल टू द लार्ज एनफ, यानी जब कोलिजन आपस में करेंगे और ये काइनेटिक एनर्जी इतना था कि इस ए के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में ये यूज हो जाए। जब तोड़ने में यूज हो जाएगा तो फिर तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो फिर नया बॉन्ड बनेगा, तो फिर प्रोडक्ट बनेगा। यही एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाई जाती है। यही एनर्जी कौन सी कहलाई जाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन मैंने लगाया है इफ द कोलिजन इज टू मच एनफ, इज टू मच स्ट्रांग दैट दे कैन गेट द एक्टिवेशन एनर्जी। इफ बाकी आपको रिएक्शन के लिए बाहर से भी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोलिजन इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप बाहर से एनर्जी देके उन रिएक्टेंट का बॉन्ड तोड़ के, यानी उनको एक्टिवेशन एनर्जी देके उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, चलो ये हमारे पास डिस्कशन था। However, if the kinetic energy is low, therefore catalyst or temperature is required in order to attain the activation energy. अपने नोट्स का हिस्सा बनाइएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आप इस तरह से लिखिएगा। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट से कम होती है। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी को अटेन करने के लिए आपको कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, तो फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होके फिर वो सिंपल कोलिजन से अटेन हो सकती है।
ठीक है। या अगर कैटलिस्ट नहीं है तो आपने उसको टेम्परेचर देना है, तो टेम्परेचर के नतीजे में भी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो अटेन हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर देने के नतीजे में क्या होगा, टेम्परेचर देने के नतीजे में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा, फिर एक दूसरे को एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे और एज ए रिजल्ट बॉन्ड टूटेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद बुक रीड करें, टेंशन मत लें। चाहिए, सही है जी। चलो, अब इसके बाद क्या है, आपके पास एक MCQs आया हुआ है और ये MCQs बहुत ज़रूरी है। इस MCQs को आपने अपने साथ नोट करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है जी। अच्छा, for a reverse of an exothermic reaction, the activation energy of reaction will be more than the forward reaction. यहाँ पर एक बात को और से सुनिएगा, मैं यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रा करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास होगा पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर मेरे पास होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। मेरे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, दिस विल बी द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक, यहाँ पर मेरे पास क्या होंगे, यहाँ पर मेरे पास होंगे रिएक्टेंट्स और ये आके कन्वर्ट हो जाएगा, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इस गैप को कहा जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। इस गैप को क्या कहा जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब MCQs को और से सुनिएगा, MCQs को और से सुनिएगा। देखो, पहला पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन जो है, क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये पॉइंट अपने साथ नोट कीजिएगा। देखो, यहाँ लेट से यहाँ पर जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो कितनी है, आपके पास 20 है, और जो प्रोडक्ट जहाँ पे रुका है वहाँ पर जो एनर्जी है वो कितनी है, आपके पास 40 है। इट मीन्स कि आपने रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे थे तो वो 20 पे था, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट में जब यहाँ नीचे आ रहा था तो एनर्जी रिलीज कर रहा था, लेकिन इसने इतना एनर्जी रिलीज नहीं किया और वो 40 पे यहीं पर रुका। इट मीन्स कि आपने शुरू 20 से किया था, ये रुका है कहाँ पर, 40 पर। ये मतलब ये है इसने 20 एनर्जी अपने अंदर रखी है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ओके, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैं यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये दोनों MCQs आपके लिए क्लियर हो जाएं। देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं रिएक्टेंट लेने जा रहा हूँ, फिर एक्टिवेशन एनर्जी अटेन करने के बाद ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो ये आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर हो जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब देखना गौर करना। देखो, यहाँ पर इस जगह से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी है उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या ये रिएक्शन जो है, ये जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, ये एंडोथर्मिक के लिए है या ये एक्सोथर्मिक के लिए है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये किसके लिए है, ये एक्सोथर्मिक के लिए है। कैसे एक्सोथर्मिक के लिए है, दिस इज फॉर द एक्सोथर्मिक, मतलब ये आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दिस इज फॉर द एक्सोथर्मिक। ठीक है जी, ये एक्सोथर्मिक के लिए है। अब ये दोनों आपको समझ आ चुके हैं। ये एक्सोथर्मिक के लिए क्यों है, क्योंकि यहां पर देखो आपके रिएक्टेंट की एनर्जी लेट से 20 थी, आपका प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी पे रुका, कितने पे रुका, 10 पे। इट मीन्स कि आपके पास इनिशियली 20 एनर्जी थी, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट ने एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर दी और अब वो 10 पर मौजूद है। किस पर मौजूद है, 10। तो 10 का जो डिफरेंस है, जो कम हो चुका है, वो किधर जा चुका है, वो बाहर जा चुका है, वो रिएक्शन मीडियम से बाहर जा चुका है। तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन क्या है जी, एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पर MCQs को गौर कीजिएगा और ये MCQs आपसे पूछे जाते हैं। अब ऊपर वाला सेंटेंस आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये रिएक्शन है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे ऐसे, तो ये फॉरवर्ड जा रहा था। कैसे जा रहा था, फॉरवर्ड जा रहा था। ठीक है, यानी रिएक्टेंट किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी है। अब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करता हूँ, यानी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता हूँ किस चीज़ में, रिएक्टेंट में। तो अब देखो, प्रोडक्ट तो ऑलरेडी 40 पर है, तो जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा तो इसी पाथ को फॉलो करके ऐसे आएगा, मतलब उसी पाथ को फॉलो करेगा, और अब आपने यहां से एक्टिवेशन एनर्जी नापनी है, यहां से नापनी है और यहां तक जाना है। तो अगर आप एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से कम होगी। ये आपका MCQs है, ये आपका MCQs है। जिस भी मूड में आ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखो क्या लिखा गया है, फॉर द रिवर्स ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जब आप रिवर्स करेंगे, इसको आप रिवर्स करें, तो देखें यहां पर तो प्रोडक्ट नीचे आया हुआ है, तो यहां पर तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। लेकिन जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स करेंगे
तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी फॉरवर्ड से, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन किया, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एमसीक्यूज है कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन विल बी मोर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन, विल बी मोर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पर विल बी लेस देन द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये दोनों एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें। शाबाश 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 जी, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कीप सपोर्टिंग। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक और बात यहाँ पर एक और बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक और बात है। आपने इसको मुझे आंसर देना है, मुझे आंसर दीजिएगा। यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है? रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इट मीन्स के प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट कम स्टेबल है। एनर्जी जिसकी कम होती है वो स्टेबल होता है। ये एंडोथर्मिक है, इट मीन्स के रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट अनस्टेबल है। प्रोडक्ट क्या है? अनस्टेबल है। ये भी अपने साथ नोट करें, ठीक है। तो चलो जी, इससे एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये तो बात मैंने की है, आपने नोट किया होगा, वरना भी नोट करो। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर डेल्टा ई इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। डिफरेंस इन द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्चुअली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैं यहाँ पर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए करता हूँ, अभी आपको समझ आता है। ये मेरे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है, और यहाँ पर नीचे मेरे पास किसकी एनर्जी हो जाएगी? प्रोडक्ट की। यहाँ पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पर मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। क्या है मेरा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे रिएक्टेंट मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट मौजूद है। प्रोडक्ट की एनर्जी चूंकि कम है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर बात एक और है जी, इसको गौर से सुनिएगा। ये देखो, यहाँ पर ये एनर्जी किसकी है? ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और ऊपर एनर्जी किसकी है? ऊपर जो एनर्जी है ये एनर्जी किसकी है? रिएक्टेंट की है। और इनके दरमियान जो डेल्टा ई है, इसको मैंने डेल्टा ई कहा, इसको आप डेल्टा एच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेल्टा एच। ये वाली एनर्जी रिलीज हुई है। क्या हुई है? रिलीज हुई है। तो इसको कहा जाता है कि ये कौन सी है आपके पास? ये वाली एनर्जी रिलीज हुई है। तो जब रिलीज हुई है तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, जिसके अंदर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होता है। और इसको डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज भी बोलते हैं। इंथैल्पी चेंज इंशाल्लाह थर्मो केमिस्ट्री में डिस्कस करता हूं, उस पर आप टेंशन मत ले। इसको डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज कहा जाता है। अब आपसे अगर एमसीक्यूज एक और भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज ये है आपसे कि ये जो डेल्टा एच है, इंथैल्पी चेंज जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्या वो प्लस होगा या वो माइनस होगा? तो आपसे मैं सवाल करता हूं कि क्या ये एनर्जी माइनस हो चुकी है, सिस्टम से रिलीज हो चुकी है, या सिस्टम के अंदर आ चुकी है? आप मुझे आंसर करें। सिस्टम से रिलीज हो चुकी है तो उसका आंसर होगा माइनस, यानी नेगेटिव साइन अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव हो। फिलहाल इतना याद रखें, डेल्टा एच हीट 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 हीट, बस ऐसे याद रखें। मैंने यहाँ पर इंथैल्पी का इंथैल्पी आपको मैं बता दूंगा थर्मोकेमिस्ट्री में। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पहला एमसीक्यूज कि यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव होगा। दूसरा एमसीक्यूज यहाँ पर प्रोडक्ट स्टेबल होगा। तीसरा एमसीक्यूज अगर आप इसको रिवर्स करेंगे, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से ज्यादा होगा। बस ये तीन एमसीक्यूज, और ये इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। शायद पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में पूछा जाए कि ये बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है जी। चलो, अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखा हुआ है, डिफरेंस इन द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी मतलब ये प्रोडक्ट है जिसकी एनर्जी कम है, और यहाँ पर ये रिएक्टेंट है। यानी मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस करें, यानी ये मतलब इस गैप की बात कर रहा हूँ ना, तो इसको आप क्या बोलते हैं? डेल्टा ई या डेल्टा एच। तो ये मैंने इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम की बात की है। क्या है? इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, या आसान अल्फाज में बोले हीट ऑफ द सिस्टम। हीट ऑफ द सिस्टम, कितना हीट रिलीज हुआ होगा? जितना प्रोडक्ट का है, जितना रिएक्टेंट का है, उन दोनों को माइनस करो, जितना बनता है वही रिलीज हुआ होगा। ठीक है जी। अच्छा चलो आगे चलते हैं। आगे इस तरह से कहानी एक और एमसीक्यू से, ये तो मैं नहीं करता हूँ, ये तो आपको आता है, नहीं करता हूँ, जस्ट रीड करें और खुद बना ले खुद। ठीक है जी। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको ऐसे बना लेते हैं, देखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्टेंट होगा, ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा? अच्छा, इससे पहले वाला क्या था? इससे पहले वाला एक्सोथर्मिक था,
अच्छा एक्सोथर्मिक था, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर एक्सोथर्मिक नहीं, यहाँ पर एंडोथर्मिक लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, एंडोथर्मिक। ये रिटर्न में थोड़ी सी वो हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में वही सारी बातें हैं, वही सारी बातें जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हो गई, वो अभी यहाँ पर एंडोथर्मिक के बारे में होंगे। ठीक है जी। तो अब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, प्रोडक्ट यहाँ पर रुक गया। ठीक है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, इनमें गैप है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर रुक गया। ठीक है जी। अब क्या है, अब क्या है, प्रोडक्ट अनस्टेबल है। नंबर 1 MCQs। नंबर 2 MCQs आपके सामने लिखा गया है, ये सेंटेंस रीड करो। और तीसरा MCQs आपने अपने साथ यहाँ पर नोट करना है। तीसरा MCQs ये है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डेल्टा H। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या यहाँ एंडोथर्मिक सिस्टम के अंदर हीट आया है या सिस्टम से बाहर गया है, सिस्टम के अंदर आया है, प्लस हुआ होगा, प्लस, तो यहाँ पर डेल्टा H का साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। अगर डेल्टा H का साइन पॉजिटिव साइन है तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। कौन सा है जी, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, इन सब पे बात हो गई है। एक्टिवेशन एनर्जी के जितने MCQs हैं उन पर भी बात हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। तो अपने नोट्स निकालिएगा, अपनी बुक में इस टॉपिक तक पहुंच जाए, व्हाट डज मीन बाय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वो डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको डिफाइन करने से पहले मैं यहां पर लाइन ड्रा करता हूं। ये मेरा लाइन हो गया। ठीक है, इससे ऊपर टॉपिक अलग है, नीचे टॉपिक अलग है। ठीक, ओके। अब मैं इसका यहां पर कुछ लिखने जा रहा हूं, इसको अब स्टिल आप छोड़िएगा, बस आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को देखें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को देखें और अपने साथ नोट करें। देखो, मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, केमिकल रिएक्शन। मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है जी, एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ। केमिकल रिएक्शन इस तरह से है, देखो यहाँ पर R लगा है, यहाँ पर H लगा है, यहाँ पर H लगा है और यहाँ पर क्या लगा है, OH। आप अब इस बात को भूल जाओ, सर ये क्या है, ये जोन सा भी है, ये रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, प्लस इसका रिएक्शन मैंने किया क्लोरीन नेगेटिव से माइनस से, ये भी मेरा रिएक्टेंट है, ये दोनों मेरे रिएक्टेंट है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। अब यहाँ ऐसे होगा कि ये क्लोरीन जो है ये यहाँ से अटैक करेगा किस चीज़ पर, कार्बन पर। कार्बन कितने बांड बनाता है, 4 बांड। यहाँ 5वां बांड बनाने की कोशिश हो रही है, तो कार्बन यहाँ से इस एक बांड को तोड़ेगा। मतलब क्या, कैसे होगा, कैसे होगा, यहाँ पर देखिएगा प्लीज़। यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसे होंगे जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसे होंगे जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ कार्बन जो है, कार्बन इसके ज़रिए से यहाँ बांड टूट रहा है, किसके साथ बांड टूट रहा है, OH के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ बांड बन रहा है, किसके साथ बांड बन रहा है, क्लोरीन के साथ। अच्छा यहाँ अपना R मौजूद है, यहाँ अपना H मौजूद है और यहाँ पर अपना H मौजूद है। कार्बन के साथ एक जगह से बांड फॉर्मेशन हो रही है और दूसरे जगह से बांड ब्रेकिंग हो रहा है कार्बन के साथ। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर आएगा तो फिर यह यहाँ क्लोरीन पीछे से अटैच हो जाएगा और यहाँ R अपनी जगह पर, H अपनी जगह पर, H अपनी जगह पर और यहाँ पर OH माइनस चला जाएगा, OH यहाँ से लीव कर जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा रिएक्टेंट होगा। ये दरमियान में क्या बना है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। अच्छा मैं आपको एनर्जी वाइज बताता हूँ, मैं आपको एनर्जी वाइज बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। यहाँ पर एनर्जी ये से ज़्यादा होती है या ज़्यादा होती है, यहाँ पर मैक्सिमम तक आ गया। यहाँ पर इस एनर्जी, जहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है, इस एनर्जी पर ये स्टेट एग्जिस्ट करता है, जिसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि ना रिएक्टेंट होता है ना प्रोडक्ट होता है। ये एक केमिकल स्पीशीज होती है जो कि काफ़ी अनस्टेबल होती है और ये उस दौरान बनती है, ये उस दौरान बनती है जहाँ पर एक बांड टूट रहा होता है और दूसरा बांड बन रहा होता है। तो इस स्पीशी को कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वर्ड सुनिएगा, इस स्पीशी को कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर एनर्जी के हालात सबसे ज़्यादा हैं, यानी यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर होगी। एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इस एनर्जी के, बहुत ज़्यादा एनर्जी के हालात को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट।
इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। सो दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी है। व्हाट डज मीन बाय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सर जी 100 मिनट अक्सर ज़्यादा शिबा खलक गोरी बस 24 को या सही था 1 घंटा 24 शिबा वो गोरू सर। हाँ, अब देखिएगा प्लीज़। अब आपके पास क्या है? आपके पास क्या है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्चुअली वो केमिकल स्पीशीज हैं जो बिल्कुल टॉप ऑफ द एनर्जी, जो बिल्कुल मैक्सिमम एनर्जी पे मौजूद होते हैं, और इस मैक्सिमम एनर्जी पर मौजूदा हालात को, स्पीशी को नहीं, हालात को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। सो हाउ यू कैन डिफाइन द ट्रांजिशन स्टेट? द स्टेट दैट हैविंग अ मैक्सिमम एनर्जी वेयर द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड अकर्स आर नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, are known as transition state, and the species present at this state are known as activated complex. समझ आ रही है बात? are known as activated complex. ठीक है, चलो जी, चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो, अपने नोट्स में नोट करो। शाबाश 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 शाबाश, अपने नोट्स में नोट करो, शाबाश। चलो जी, 1 2 3। अच्छा, activated, the chemical species which is present at the transition state and having a very short lifespan and unstable are known as activated complex. ये जो मैंने स्टेट बनाया था, जो मैंने अभी स्टेट बनाया था, दरमियान में जो मैंने स्टेट बनाया था, इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और ये ट्रांजिशन स्टेट पर मौजूद होता है, यानी बहुत हाई एनर्जी स्टेट पर मौजूद होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ट्रांजिशन स्टेट को आप ऐसे डिफाइन करते हैं कि द स्टेट एट विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक and formation of new bond occurs have a high energy are known as transition state. इनको आप क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब इसके बाद नया टॉपिक शुरू होने वाला है, और वो है कोलिजन थ्योरी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। जी, तो आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट पर होपफुली समझ चुके होंगे कि ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली स्टेट होता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्चुअली यहाँ मौजूदा स्पीशीज़ होते हैं। यहाँ मौजूदा क्या होते हैं? स्पीशीज़ होते हैं। अब आगे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट जो इसी वीडियो के अंदर टारगेट है वो है कोलिजन थ्योरी। हौसला रखिएगा, नोट करें। ये जो कामयाबी आती है ये हौसले से आती है, ये आपके रेगुलरिटी से आती है। सो हौसला रखिएगा, अल्लाह खैर करेगा। चलो जी, अब आगे चलते हैं। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। तो सबसे पहले फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट को हम पढ़ते हैं, लेकिन कोलिजन थ्योरी क्या है? कोलिजन थ्योरी आपको क्या कहता है? थ्योरी है तो इसके पोस्टुलेट होंगे, बिल्कुल। कोलिजन थ्योरी ये कहता है, जो कि लास्ट टॉपिक है, कोलिजन थ्योरी ये कहता है, इसके बाद कैटालिसिस भी है, वो भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि आपके पास जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसका रेट, उसका स्पीड भी होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन जो होता है, यहाँ पर अगर आप हेडिंग से कंफ्यूज भी होते हैं ना, तो आप ऐसे करें कि कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, सही है, ऑफ रिएक्शन करें या ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऐसे करें, तो इससे कंफ्यूज मत हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे, तो उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन होगा। कोलिजन के बगैर केमिकल रिएक्शन होता नहीं है। तो ये कोलिजन जो है ये इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अगर ये इफेक्टिव नहीं था तो भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो जी देखते हैं क्या होता है। फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर बिटवीन अ टू मॉलिक्यूल दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर। एमसीक्यूज़ के लिए नोट करो, कोलिजन थ्योरी से ये एमसीक्यूज़ नोट कीजिएगा कि जब केमिकल रिएक्शन होता है दो केमिकल रिएक्टेंट के अंदर, तो उनके लिए कोलाइड होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव, और ये कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब अगर ये इनइफेक्टिव था तो इसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। यानी आपने यहाँ पर नोट करना है कि एवरी कोलिजन डज नॉट लीड्स टू द केमिकल रिएक्शन। नोट कीजिएगा, एवरी कोलिजन डज नॉट लीड्स टू द केमिकल रिएक्शन। यानी कोलिजन थ्योरी का यह पॉइंट है कि अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके लिए कोलिजन होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव बिकॉज एवरी कोलिजन डज नॉट लीड्स टू द केमिकल रिएक्शन। पॉइंट नोट किया आपने? सही है जी। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं
कि ड्यूरिंग, अब इसका पहला पास्टुलेट है, ये इसका मेन स्टेटमेंट है, ये इसका मेन स्टेटमेंट है। फॉलोइंग आर द पास्टुलेट, तो आप पास्टुलेट में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका मेन कंसेप्ट भी आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। अच्छा जी, अब देखिएगा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, ये पहला पास्टुलेट है। एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड अकर, यानी मोर कंसंट्रेशन। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा और उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जहां पर मैंने कहा था ना कि कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, तो आप उससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। अब उसको माइंड में लाओ कि मतलब कोलिजन थ्योरी जो है वो है एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। वो कहता है जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं ना, इसके पास तकरीबन इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, अब तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको आपने अपने साथ नोट करना है। इन तीन पॉसिबिलिटी को आपने अपने साथ नोट करना है, फिर उसके बाद आपने अपना बुक रीड करना है। लेकिन मुझे गौर से सुन के देखो, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है और साथ में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखो, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड। इनमें कोलिजन होगा। कोलिजन के नतीजे में ये एक दूसरे को क्या देंगे, एक्टिवेशन क्या देंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। सही है, ट्रांसफ़र करेंगे। जब एक दूसरे में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे तो अभी ये बात हुई है, अगर काइनेटिक एनर्जी इतना था कि ये इसके पोटेंशियल एनर्जी को तोड़ दे, किस चीज़ को तोड़ दे, पोटेंशियल एनर्जी, यानी मतलब पोटेंशियल एनर्जी मीन्स बॉन्ड एनर्जी को, यानी इतना हो कि वो बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो और यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ दे, तो फिर आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा। फिर आपके पास क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। यानी मतलब कोलिजन के नतीजे में जो इनको एनर्जी मिल रही है उसको यहां पर कहा गया है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहा गया है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, किस चीज से ज्यादा है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। किस चीज से ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। मतलब यहां जो आपके पास कोलिजन होता है, एक बात गौर से सुनिएगा, गोरा, द कोलिजन ओशन, क्या हो गया, कोलिजन हो गया। जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के नतीजे में एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, काइनेटिक एनर्जी। यहां पर मैं थोड़ा सा मैंने ये गलत बता दिया। अब आप गौर करें, देखो यहां पर ऐसे हो जाएगा कि ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलिजन के नतीजे में एक दूसरे को ये एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। वो एनर्जी जब ट्रांसफर करेंगे तो उसके नतीजे में बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड जब टूटेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो बॉन्ड के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कहेंगे। ठीक है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। यानी मतलब कोलिजन के नतीजे में बात को और से सुनना, कोलिजन के नतीजे में इसने एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी और वो जाके बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो रही है, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी कम ट्रांसफर हुई है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और उससे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। समझ आ गई ये बात? यानी देखो यहां पर देखो, मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, मतलब इतना एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी के नतीजे में जो एनर्जी इन बॉन्ड्स को मिला, जो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए मिला, वो इतना मिला। यानी मतलब यहां तक ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यहां तक इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जो कि बॉन्ड को तोड़ने में इस्तेमाल हो गई काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफर के नतीजे में। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम है और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ये कोलिजन थ्योरी कहता है। समझ आ गई बात? अच्छा, इसके बाद क्या है, वो कहता है बी वाला, बी पॉसिबिलिटी। ए पॉसिबिलिटी तो हो गया, बी पॉसिबिलिटी क्या कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो गया पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया, कोलिजन के नतीजे में। ये मैंने गलत किया है, एडमिट करता हूं ये मैंने गलत कहा। अभी दोबारा बात से सुनो, यानी कोलिजन जब हुआ तो एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर गया। जब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर गया तो वो बॉन्ड के ब्रेकिंग में यूज होगा,
और उस बांड की ब्रेकिंग में जो यूज़ होता है उसको मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूँ। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जो बांड की ब्रेकिंग में यूज़ हो रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो गया तो केमिकल रिएक्शन होगा। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी। और ये दूसरी पॉसिबिलिटी। और चौथी पॉसिबिलिटी कि अगर आपने कोलिजन इतना तेज़ किया कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी से तो फिर भी केमिकल रिएक्शन होगा। और ये तीनों पॉसिबिलिटी आपका एमसीक्यूज़ है। समझ रहे जी? इसको प्लीज़ नोट कीजिएगा और मेरी वीडियो को बार बार सुने। ठीक है जी, चलो। एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको वहाँ पर भी कहा था कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये नेचर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करता है। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो जी। नोट नंबर 3 जो है तीसरा पॉइंट जो है कोलिजन थ्योरी का वो ये है कि नॉट एवरी कोलिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। गौर करें क्यों? यानी देखो, दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी अटेन कर गया, पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हुआ या उससे ज़्यादा हुआ तो केमिकल रिएक्शन होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि एवरी कोलिजन डज नॉट लीड्स टू द केमिकल रिएक्शन, अगर उसके नतीजे में एक्टिवेशन एनर्जी अटेन क्यों ना हुई हो। अगर उसके नतीजे में एक्टिवेशन एनर्जी अटेन भी हुई हो फिर भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ज़रा सा यहाँ देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ आसान एग्जाम्पल से। देखो, ये कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका रिएक्शन करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं और बनाने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पर ऐसे बनाने जा रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा कलर डिफरेंट लेता हूँ। यहाँ पर मैंने किस चीज़ को बना लिया? यहाँ पर मैंने बना लिया है नाइट्रोजन को। ये मेरा नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। अब कलर थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। अब कलर फिर से डिफरेंट करूँगा तो यहाँ पर ये दो हैं, ये आपस में क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये आपस में कोलिजन कैसे करते हैं? देखो, ये आपस में ऐसे कोलिजन करते हैं कि ये यहाँ से जाके इस नाइट्रोजन के साथ कोलिजन करता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कोलिजन करता है। इस केमिकल रिएक्शन को ज़रा देखें। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से किसको पिक किया है? ऑक्सीजन को। किसको पिक किया है? ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है। समझ रहे मेरी बात को? अब यहाँ कोलिजन किसके दरमियान में हुआ? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान कोलिजन हुआ। एक और बता देता हूँ। देखो, एक और बता देता हूँ। ये मेरा कौन है? कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड पर मैं बना लेता हूँ किस चीज़ को? ये मेरा ऑक्सीजन है, यानी ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, मॉलिक्यूल को इस तरह से बना दिया। इसका ओरिएंटेशन अब ऐसे किया। और इधर आ जाओ, मैं अब नाइट्रोजन को बनाता हूँ। अब मैंने नाइट्रोजन को इधर बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर ओरिएंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। यहाँ पर मैंने किस चीज़ को बना लिया? यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन बना लिया और यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन बना लिया। अब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन आपस में कोलाइड करेंगे तो दो तरह के कोलिजन हुआ, एक इस ओरिएंटेशन के फॉर्म में और एक नीचे वाले ओरिएंटेशन के फॉर्म में। ओरिएंटेशन का मतलब ये है डांस करना, किस डायरेक्शन में ये डांस करते हैं, किस डायरेक्शन में डांस करके ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंबाइन हो गए और यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन ने कोलाइड करके एक दूसरे के साथ कोलिजन कर गए। तो चूंकि कार्बन ने ऑक्सीजन के पास आना था, ऑक्सीजन ने कार्बन के पास आना था, तो ऊपर वाला कोलिजन इफेक्टिव होगा, नीचे वाला कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। यानी ऊपर वाले कोलिजन के नतीजे में अगर एक्टिवेशन एनर्जी अटेन कर गया तो केमिकल रिएक्शन होगा। नीचे वाले कोलिजन के नतीजे में अगर एक्टिवेशन एनर्जी मिलती भी है फिर भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये ओरिएंटेशन सही नहीं है। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, not every collision leads to the formation of the products having the activation energy. The activation collision must be in a proper direction. ये जो collision है ये किस चीज़ में होगा? proper direction में या proper orientation में होगा। ठीक है, इसके बाद है orientation. For the reaction that is very slow, some substance are required in case to increase the rate of reaction is called catalysis. ये असल में ओरिएंटेशन को यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ तो फिर कैटालिसिस के बाद चले जाते हैं यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करें। ओरिएंटेशन मतलब कि ये कैसे ओरिएंट कर रहा है, कैसे लाई कर रहा है, कैसे लाई करके आप एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। इसको आप क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोलिजन थ्योरी था इसके तीनों पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ चुके हैं। पहला पॉइंट ऐसे था, पहला पॉइंट कि कोलिजन मस्ट है। दूसरा पॉइंट ऐसे था कि कोलिजन के नतीजे में एक्टिवेशन एनर्जी अटेन होनी चाहिए।
एक्टिवेशन एनर्जी अटेन होने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। और अगला जो था, अगर एक्टिवेशन एनर्जी अटेन भी हो तो उसके लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना ज़रूरी है। ये 3 पॉइंट से कोलिजन थ्योरी के, सही है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कैटालिसिस, ठीक है। और कैटालिसिस बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट एवर टॉपिक है। तो मैं समझता हूँ कि कैटालिसिस को यहीं पर छोड़ के, ये कैटालिसिस आपके सामने आ चुका है, तो मैं समझता हूँ कैटालिसिस को यहीं पर छोड़ के, क्योंकि इसका एक लाइन उधर दूसरे स्लाइड में भी है, यहीं पर छोड़ के इसका एक और वीडियो बना लेते हैं। ठीक है जी, चलो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह नेगहबान।